लूना तो डिजाइंड था जीरो पे जाने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है। इस टाइम मार्केट अपने सबसे फियरफुल फेज पे है। पहली बात, आईसीयूज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, फ्रेश आईसीयूज के अंदर। जब इंडिया के अंदर टोकन्स अवेलेबल है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट ना कहीं इंडस्ट्री को डिस्करेज करना चाहती है। बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट 50 लाख से 16 लाख पे आ गई है। लूना क्रैश में 70 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो 60 से 70% तक डाउन चल रहा है। मतलब पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बहुत ही डरावने, बड़े खतरनाक दिन देखे हैं। इनफैक्ट हालात ऐसे हो जाएंगे, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को एक साल पहले इसका अंदाजा भी नहीं था। बट भले ही इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो है वो ब्लीड कर रही हो, पूरी तरह से रेड में हो, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि यहां से क्रिप्टो इंडस्ट्री के सेंटिमेंट्स जो वो न्यूट्रल हो सकते हैं, मार्केट यहां पर बॉटम बना सकती है और आगे मार्केट जो है वो उठ सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। वैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर कॉन्सल्टेशन पेपर्स प्रिपेयर कर लिए हैं और इन पेपर्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो लेने वाली है टू रेगुलेट द इंडस्ट्री। और आज क्रिप्टो इंडस्ट्री से आ रहे इन्हीं सभी बड़े अपडेट्स पर, लेटेस्ट अपडेट्स पर हम बात करेंगे काशिफ रजा से। गवर्नमेंट के कॉन्सल्टेशन पेपर्स में क्या होने वाला है आपके लिए ये जानेंगे। लूना क्रैश की वजह क्या थी, क्या और भी कॉइन्स जो है उनमें ऐसा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है, इसको समझेंगे। और क्रिप्टो मार्केट में ये जो फियर सेंटिमेंट इस वक्त चल रहा है ये कब खत्म होगा ये भी जानेंगे। और इसके अलावा आपने जो सवाल पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे थे उनको भी लेंगे। काशिफ क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं, वेब3 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिटइनिंग के फाउंडर है एंड क्रिप्टो कानून के को फाउंडर है। सो वेलकम टू अनकट काशिफ। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। मैं पहली बार आपके शो पे आया हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आपके जितने भी सवाल उनका सही से जवाब दे पाऊँ। काशिफ, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चल रहा है। पूरी मार्केट को देखें तो ह्यूज सेल ऑफ है, पोर्टफोलियोज जो है वो 50, 60, इवन 70% तक डाउन है। पीपल आर स्ट्रेस्ड, लोगों का काफी पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। आप लोग क्लेम करते हैं कि मार्केट बढ़ रही है, क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो आप इसको क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? राइट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस पे होता क्या है कि जो मार्केट है वो कोई जो करंट मार्केट के जो सिनेरियोज हैं, अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली इसमें जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं और आज की डेट में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो इस टाइम जो इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है एंड एक्सट्रेंसिक इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से वो स्टॉक्स को इफेक्ट करता है वो क्रिप्टो को भी इफेक्ट करता है। और जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और कभी भी आपने देखा होगा किसी भी मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है उसकी पॉकेट ज्यादा बड़ी होती है और उसका ज्यादा पैसा लगा होता है। रिटेल इन्वेस्टर नंबर्स में ज्यादा होता है लेकिन उसका पैसा इतना मैटर नहीं करता जब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कंपेयर करता है। इस समय जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो वही है जो शेयर मार्केट के अंदर है। तो मैं आपको जैसे करंट सिनेरियो बताऊं, आप ये देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन के नंबर बहुत ही खतरनाक आ रहे हैं। मतलब यूएस के अंदर 8.76%, 8.5% के आसपास नया लेटेस्ट इन्फ्लेशन नंबर आया। इन्फ्लेशन का नंबर ये दर्शाता है कि जो फेडरल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो अपने रेट्स को हाइक करेगा। जैसे ही वो रेट्स को हाइक करेगा, लिक्विडिटी कम करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो ताकि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाए। अब वो जैसे ही वो रेट्स को हाइक कर रहा है, बैंक्स के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो भी महंगा हो जाएगा। जब लोन नहीं होगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं आएगी, इसका फर्क कंपनीज पे पड़ेगा। कंपनीज पे इसका फर्क इस तरीके से पड़ेगा कि कंपनीज का सामान कम बिकेगा। कंपनीज का सामान कम बिकेगा, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकालेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ये जो पूरे डर का माहौल है, ये क्या करता है कि स्टॉक मार्केट पे इसका इफेक्ट जाता है। इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ जाता है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा फियरफुल है। अगर मैं आपको करंट सेंटीमेंट बताऊं, एक्सट्रीमली फियर है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, उसके अंदर 11 उसका स्कोर आ रहा है जो कि एक्सट्रीमली फियरफुल है मार्केट में, जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है। इसकी वजह से क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसा मार्केट से निकालते हैं और उसको सेफ हेवंस में लगाते हैं। सेफ हेवंस क्या है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है जहां पे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो वॉलेटाइल मार्केट से पैसे को निकाल के गवर्नमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। और जो रिटेलर होता है, रिटेल सेगमेंट में जो इन्वेस्टर होता है, उसको क्या डर होता है? उसको कहता है यार कल को हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, रिसेशन हो रहा है, कॉस्ट कटिंग होगी, मार्केट्स गिर रही हैं, तो मुझे खाने पीने के पैसे में अपने 6 महीने कैश में रखूं। तो वॉलेटाइल एसेट से पैसा निकाल के वो कैश का अरेंजमेंट करता है। एक जैसे कि चींटी होती ना, कि उसको लगता है सर्दी आने वाली है तो मैं अंदर चले जाती हूँ अपना सामान इकट्ठा करके।
ह्यूमन भी ऐसे ही होते हैं, वो इनसिक्योरिटी के अंदर कैश को होल्ड करना पसंद करते हैं कि यार कल को मुझे पैसे की जरूरत ना पड़ जाए। ये ओवरऑल जो नेगेटिव सेंटीमेंट है इस टाइम, डर का जो सेंटीमेंट है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, तो ये फोर्स कर रहा है मार्केट को पुल डाउन कर रहा है नीचे। काशिफ, अभी हमने लूना क्रैश देखा, अरबों डॉलर्स लोगों ने इसमें गंवा दिए। आप व्यूअर्स को आसान भाषा में ये समझाएं कि लूना के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। कई थ्योरीज आ रही हैं, कई तरह की बातें यहाँ पर जो है वो आ रही हैं, असल में बात क्या है ये समझाएं। राइट, तो बेसिकली क्या है, देखिए मैंने आपको जैसे एक चीज बताई कि अभी एज जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जब इंटरनेट आया था सबसे पहले, तो इंटरनेट के को एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया। अरे इंटरनेट अब तो हर चीज .com पे चलेगी, तो जिसको हम .com बूम भी कहते हैं। तो जिसके अंदर 450 IPOs जो थे, इंटरनेट के पॉपुलर होने के 1-1.5-2 साल के अंदर 450 IPOs आ गए। 450 के 450 IPOs टू द मून चले गए, मतलब एकदम रॉकेट की तरह उनके प्राइसेस ऊपर, हर एक बंदा वाज टॉकिंग अबाउट इट। बट अगले 2 साल बाद उसपे सिर्फ 76 बचे, बाकी सिर्फ सारे वैनिश हो गए। उन 76 के अंदर से भी अगर हम देखें, 76 IPOs के अंदर से भी अगर हम देखें, आज की डेट में जो एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम बना पाए, तो वो सिर्फ 7-8 ही थे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। जो ये ऐसी कंपनीज हैं, ये उस जमाने की जो कंपनीज हैं वो आज अपना नाम बना पाई और $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये इकोनॉमी को बना पाई। तो इसका मतलब क्या, इससे क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी का एक दौर आता है, उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा होता है, बहुत सारे कैपिटल आता है, टैलेंट आता है, वहाँ चीजें फास्ट तरीके से बन रही होती हैं। आपको लग रहा होता है हर चीज जो है वो सक्सेसफुल होगी, मैं जिस चीज के अंदर हाथ डालूंगा वो सोने की चिड़िया बन जाएगी, ऐसा व्यतीत होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो लेकिन उसका फ्लिप साइड ये होता है कि 95% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाता है। ये दुनिया की सृष्टि इस तरीके की रचना है कि आपके सारे, आप स्टार्टअप्स में देख लो, आप वेब 2 में देख लो, आप नॉर्मल कंपनीज में देख लो, आप स्टॉक मार्केट में देख लो, सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कुछ ही चंद कंपनियां होती हैं जिसमें नेटवर्क इफेक्ट आ पाता है। तो शुरुआती दिन है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। लूना के केस में क्या हुआ कि लूना कोशिश कर रहा था, लूना ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं आज की डेट में जिनके पीछे एक सेंट्रल एंटिटी होती है, और जो जितना स्टेबल कॉइन इशू करती है उसके पीछे उतना बैकिंग में वो डॉलर रखती है। तो ये तो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स हो गए। तो लूना ने कहा यार क्यों ना, अगर इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है और इसके अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को प्रोग्रेस करना है, तो एक ऐसा कॉइन होना चाहिए, एक ऐसा स्टेबल कॉइन होना चाहिए जिसके पीछे कोई सेंट्रल एंटिटी ना हो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू $1। ये इंपॉर्टेंट है कि पीछे कोई इशू ना कर रहा हो, ना उसके पीछे $1 के बैग भरे हुए हो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू $1 हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके पीछे उन्होंने कहा कि यूएसटी के पीछे जो बैकिंग है वो लूना की होगी। लूना क्या है? लूना एक L1 ब्लॉकचेन थी, बेसिकली एक प्रोजेक्ट था, जिस एक लेयर है ब्लॉकचेन की जिसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। तो वो प्रोजेक्ट जब बन रहे थे तो लूना की वैल्यू बढ़ रही थी। तो एक स्टेबल कॉइन यूएसटी के पीछे लूना की बैकिंग कर दी, और लूना, और ये बोला कि जैसे जैसे स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी, लूना बर्न होगा, मतलब लूना कम हो जाएगा मार्केट से। जब कोई चीज कम हो जाएगी मार्केट से तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यूएसटी बढ़ रहा था और लूना कम हो रहा था, तो लूना की प्राइस बढ़ रही थी। और जैसे जैसे यूएसटी कोई बेचेगा, स्टेबल कॉइन्स को बेचेगा, तो लूना की डिमांड, जो लूना की सप्लाई वो बढ़ जाएगी। तो ये एल्गोरिथम था बेसिकली। इस एल्गोरिथम का जो एंड था वो ये था कि क्या होगा अगर यूएसटी पूरा अपना डंप हो जाए, मतलब अगर जो $1 से उसकी वैल्यू 50 सेंट, 20 सेंट या 10 सेंट या 0 सेंट होगी तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात थी, जैसे ही लूना की वैल्यू गिरेगी, यूएसटी डंप होगा, यूएसटी डीपेग होगा, लूना की जो प्राइस है वो 0 आ जाएगी। ये डिजाइन था, ये लिखा था व्हाइट पेपर के अंदर, ये डिजाइन टू गो टू 0 था। ये ऐसा नहीं कि कंपनी भाग गई। कई लोगों को लग रहा होगा कंपनी भाग गई, कंपनी भागी नहीं, उनके व्हाइट पेपर में क्लियरली था कि यूएसटी अगर 0 आ गया तो लूना भी 0 हो जाएगा। वही हुआ। उसको बचाने के लिए जो उसका फाउंडर्स थी, जो पीछे टीम थी, वो यूएसटी की बैकिंग बिटकॉइन बाय कर रहे थे। 3.5 बिलियन बिटकॉइन बाय की उन्होंने, और भी क्रिप्टो बाय की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई स्ट्रेटेजी, और अल्टीमेटली लूना 0 हो गया, यूएसटी 0 हो गया, और जो बिटकॉइन थे पीछे बैकिंग में वो भी उनके बिक गए।
आप ये समझिए कि 2 होंडा कंपनी के बराबर का नुकसान हुआ है। तो 2 होंडा कंपनी, एक होंडा कंपनी 42 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है, तो आप ये लेके चलो कि 70-80 बिलियन, मतलब 70 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो 7 दिन में जीरो हो गए। इसने मार्केट के अंदर एक अलग लेवल का एक पैनिक क्रिएट किया। न्यूज, गवर्नमेंट की एजेंसीज उतरी, सबने मॉनिटर किया, देखा। अब गवर्नमेंट को और भी लगता है अराउंड द वर्ल्ड कि अब तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इसके अंदर जरूरत है कि इसके अंदर के इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं ये 7-8 दिन में 70 बिलियन जीरो हो गए, कैसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हमने जापान के अंदर देखा कि जापान ने पहली बार ये बोल दिया है अपने देश के अंदर कि एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स अलाउड नहीं है। स्टेबल कॉइन वही है जिसके पीछे कोई लीगल टेंडर की बैकिंग है। तो ऐसे ऐसी अनाउंसमेंट्स हम और भी देखेंगे फ्यूचर में। एज यू सेड काशिफ की लूना क्रैश का इम्पैक्ट जो है बड़ा नेगेटिव रहा। अब गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री को कीली ऑब्जर्व कर रही है आजकल। ये तो फिर भी ठीक रहा, बट आम इन्वेस्टर्स में अभी एक डर पैदा हो गया है इस वक्त कि क्या दूसरे कॉइन्स का हाल भी लूना के जैसे तो नहीं हो जाएगा। वेल एस्टेब्लिश जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो तो कहीं क्रैश नहीं हो जाएंगे। लोगों को 2018-2019 वाले जो दिन है वो याद आ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, और लोगों को टोकन्स, कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, ये भी बताएं। देखिए, लूना तो डिजाइंड था जीरो पे जाने के लिए, लेकिन जो और टोकन्स हैं, जब तक एक बायर है और कुछ सेट ऑफ सेलर्स हैं और उसकी प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं, तो प्राइस उसकी ड्राइव रहेगी, कुछ ना कुछ प्राइस रहेगी। तो जीरो तो शायद ही जाए। लूना तो एल्गोरिथम इसका डिजाइन इस तरीके से था कि अगर लूना यूएसटी जीरो गया तो लूना को जीरो जाने, तो वहां तो वो डिजाइन था। और जगहों पे क्या होता है कि अगर प्राइस क्रैश कर रही है, अगर फिर भी लास्ट में कुछ सेट ऑफ यूजर्स रह गए जो उसमें बिलीव कर रहे हैं कि कुछ बाय करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, प्राइस ऐसी डिराइव होती है ना कि कुछ बायर है और कुछ सेलर है। अगर वो जगह जिंदा है और सेलर एक भी खत्म हो गया और बायर भी खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली उसको जीरो ही हो। बट ऐसा मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ने हमें ये बताया, जनरली कोई भी प्राइस जीरो नहीं जाती जब तक लास्ट में कुछ ना कुछ बायर और सेलर रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ आपके मार्केट के अंदर दिख रहे होते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई शेयर है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे दिख तो रहा है, लेकिन उनकी जो प्रेमाइसिस है वहां ना तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उनके कारखाने के बाहर एक चौकीदार बैठा है। जब उस चौकीदार को बोलो कि यार ये अंदर कारखाना दिखा, तो अंदर बत्ती गुल है, क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ही नहीं जमा किया। ठीक है, और बाहर से तो आपको दिख रहा है कि फैक्ट्री है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो एक चौकीदार बैठा है और अंदर एक अकाउंटेंट बैठा है। अकाउंटेंट जो है वो इसलिए बैठा है कि यार कोई हिसाब किताब देना है, वरना काम कुछ नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ऐसा कई बार होता है कि दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका आप चेक कर सकते हो। जैसे गिट हब है, गिट हब पे जाके आप देख सकते हो कि कुछ कोडिंग पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ प्रोजेक्ट पे काम, उनके ट्विटर पे जाके देख सकते हो, उनके टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, उनके और डेप्थ में जाके आप चेक कर सकते हो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि अच्छा, इस प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही, कोई मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा। वहां से आप आंकलन लगा सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एनर्जी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं शुरू में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे की कॉपी हैं। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी होता है कि जो इसमें लीडर है, जो लीड कर रहा है, जिसके ऊपर ट्रैक्शन है, जो सेफ है, जो बहुत कुछ सालों से एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर लिंडी इफेक्ट है। लिंडी इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एबीपी 15 साल से ये न्यूज चैनल चल रहा है, तो एक आकलन लगाया जा सकता है कि हाँ, ये अगले 15 साल और चलेगा, क्योंकि इसके पीछे नेटवर्क इफेक्ट है, इसके ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क है, एबीपी के पास नाम है, एंकर है, टीम है, इनकी पीआर अच्छी है। तो हाँ, लेकिन अगर कोई नया न्यूज चैनल आए और वो बोले मैं हूं कल का एबीपी, आप विश्वास करोगे? आप नहीं करोगे। सिमिलरली आपको ये देखना है कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसने लीड किया था और जिसके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके से चीजों को देखना। आई होप आप एग्री करते होंगे मेरे इस एग्जांपल से। ऑफ कोर्स काशिफ, आई एग्री विद यू। वैसे इंडिया में गवर्नमेंट जल्द ही क्रिप्टो पर कॉन्सलेशन पेपर्स जो है वो लेकर आ रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी वक्त से इनका इंतजार था, तो इन पेपर्स में क्या हो सकता है? इंडस्ट्री जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है? सबसे पहले इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इंटेंशन क्लियर कर दी है कि जो उसका कंसल्टेशन पेपर है वो रेडी होता दिख रहा है।
लेकिन एक चीज उन्होंने साथ में और कही है कि जो कंसल्टेशन पेपर है वो जो जो भी कानून आएगा वो इवॉल्विंग होगा, वो स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो भी इवॉल्विंग है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये बेसिकली स्टैटिक नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, इस कंसल्टेशन पेपर को दो संस्थानों के साथ मशवरे के साथ जो है इसको बनाया गया है, तो उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी नाम लिया गया है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि जो क्रिप्टो है बेसिकली, इसको सबसे पहले बैन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये नहीं कि किसी भी देश को क्योंकि इसको बैन कर देने से इस पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ये कहना है कि जितने भी देश हैं अपने अपने जगहों पे, वो इसके अराउंड एक रेगुलेशन लेके आए, इसको कंट्रोल करें, इसको ना बिना रेगुलेटेड ना छोड़ दें। क्योंकि काफी सारे देश अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कोई कानून बनाया है, ना वो कानून बनाने की सोच रहे हैं, इसे प्रोग्रेस होता किया जा रहा है। तो लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि कम से कम जितने भी देश हैं उनको ट्रैवल रूल के अंतर्गत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रैवल रूल। तो ट्रैवल रूल का मतलब ये है कि कौन खरीद रहा है और कौन इसे ट्रांसफर कर रहा है। मतलब जब ट्रैवल कर रहा है क्रिप्टो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब ट्रैवल कर रहा है, इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी देश ने ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया कि ट्रैवल रूल के मुताबिक कहां से खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है, जिसको भेजा जा रहा है वो कौन है, अगर हमने ये मैप कर लिया तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये पता लग गया कि केवाईसी से किसने खरीदा और किसने भेजा, क्योंकि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, इन सब को लिए तीन चीजें जिसको लेके पूरी दुनिया का ये विषय बना हुआ है। तो इसको कंट्रोल तभी किया जा सकता है कि जब आप इसके अंदर ट्रैवल रूल के अंतर्गत इसके अंदर केवाईसीज और प्रॉपर इसके अराउंड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए। अगर किसी देश ने इसको छोड़ दिया और ना रेगुलेट किया, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हो रही है, तो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तब ये इंडस्ट्री प्रोग्रेस भी कर रही है और पता भी नहीं लग रहा है कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कंसल्टेशन पेपर के अंदर इस चीज पे बहुत ध्यान दिया गया होगा। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने टैक्सेशन को लेके तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे ही दी है। तो आज हमें पता है कि टैक्सेस देने हैं, टीडीएस देना है, टीडीएस काटना है सोर्स पे, तो ये चीजें तो क्लियर हो ही गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप और ज्यादा ऐसी चीजों को देखोगे जिसमें एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी, एक्सचेंजेस की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी, एक्सचेंजेस को बोला जाएगा कि आपको रिकॉर्ड रखना है, आपको केवाईसी करनी है, आपको और बहुत सारी जो मापदंड है उनको फॉलो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइसेंसिंग भी इशू हो कि आपके कौन कौन सी एक्सचेंजेस इसमें आ सकती है, उनकी क्या जिम्मेदारी, उनको कौन सा लाइसेंस लेना और कहाँ अप्लाई करना है, ऐसा मुझे व्यतीत होता दिख रहा है। काशिफ, क्या हम लोगों को अभी तक कोई हिंट मिला है क्या गवर्नमेंट की तरफ से कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये जो पूरा कंफ्यूजन है ये कब तक क्लियर हो सकता है? इस पर कोई हिंट है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से इसके ऊपर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई बारी जब भी पार्लियामेंट बैठती है, उस पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। हर बार जो एमपीज हैं, जो ऑपोजिशन के और खुद की पार्टी के भी ये सवाल पूछते हैं कि लॉ कब आएगा, कानून कब बनेगा और किस तरीके से बनेगा। देखिए कि यहाँ पे ना मैं काफी सारे लोग क्रिटिकल भी है इस चीज को लेके कि डिले क्यों हो रहा है, बट मेरा अलग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। सिर्फ हिंदुस्तान ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो अभी तक कानून की कोई सही तरीके से या एक पक्का कानून नहीं ला पाया इसके प्रति। यहाँ तक कि जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज है, अमेरिका, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री कोई ऐसी नहीं थी जिसका कोई हिस्ट्री थी। ये इंडस्ट्री एक टेक्नोलॉजी बहुत ही इवॉल्विंग और बहुत ही फास्ट पेस्ड है, 24/7 ये चलती है, हर दिन हर पल इसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स हैं। मुझे आज भी याद है कि आरबीआई का जब पहला सर्कुलर आया था 2013 में आया और उसके बाद भी आया, तब से लेके आज तक आरबीआई कंसर्न थी सिर्फ बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो को लेके। आज सिर्फ बिटकॉइन नहीं है अकेला, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ऑल्ट कॉइन्स है, 16,000 क्रिप्टो है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, एनएफटीज है, मेटावर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है, और अब तो फ्यूचर में आइडेंटिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आ रही हैं। तो इतने सालों में अब इंडस्ट्री इवॉल्व इतनी बड़ी हो गई है, 2-2.5 ट्रिलियन की अभी पहुंच गई थी पीछे इसका जो टोटल मार्केट कैप है। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी जब हो गई है तो इसके लिए एक कानून पूरा नहीं बैठ सकता, फिट नहीं बैठ सकता। तो
लेट्स गिव बेनिफिट टू इंडिया ऑल्सो कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया ना गवर्नमेंट ने कि उसको उठा के पूरा आउटराइट बैन कर दिया, जबकि बीच में प्रपोजल ऐसा बन रहा था कि 10 साल की सजा और ये सब, पीछे एससी गर्ग कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आई थिंक लेट्स गिव इट टू द गवर्नमेंट, बट ये जरूर है कि स्टेक होल्डर से बात करना बंद नहीं करना चाहिए। जैसे प्रोग्रेसिव देशों में, डेवलप्ड देशों में क्या हो रहा है, जैसे अमेरिका के अंदर हमने देखा कि वहां पे कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ, उनको कांग्रेस के अंदर बुलाया जाता है, डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट्स बैठते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। इनफैक्ट हमने भी यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में भी कहीं पे भी ये नहीं लगता कि उन्होंने बैन या आउटराइट बैन करने की बात की है। अमेरिका के अंदर जैसे, अब अगर मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि वहां पे दो पार्टीज की, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, उनके जो सीनेटर्स हैं वो मिले, साथ में आए और उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया है। ये पहली बार ये हिस्टोरिक काम हुआ है कि दो पार्टीज के सीनेटर्स, वो भी ऑपोजिशन के, एक रिपब्लिक एक डेमोक्रेट, इकट्ठे हुए और मिलके उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से क्रिप्टो को आपको रेगुलेट करना चाहिए। आई थिंक वो बिल की कॉपी चाहे पास हो या ना हो कांग्रेस में, लेकिन पहली बार एक डेवलप्ड नेशन के अंदर दो सीनेटर्स ने ऑपोजिशन पार्टी के मिलके पूरा बिल की कॉपी प्रेजेंट की। उसकी हाइलाइट्स बहुत अच्छी हैं। आई थिंक वहां से भी हम क्लू ले सकते हैं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सकता है। काशिफ, इन पेपर्स में क्या गवर्नमेंट टीडीएस या फिर टैक्स जो इंप्लीमेंट किया गया क्रिप्टो पर, उसको भी कम कर सकती है क्या? क्या ऐसा कुछ हिंट जो है वो गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी उम्मीद जगी थी। आपने शायद अभी हाल ही की मीडिया की न्यूज देखी होगी जिसमें ये प्रूव हुआ कि इनकम टैक्स की जो साइट थी वहां पे 0.1% लिख आया, पब्लिश हुआ। तो काफी लोगों को लगा कि अरे वाह, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, गवर्नमेंट मान गई, 1% से 0.1% हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में इनकम टैक्स की जो वेबसाइट थी, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये मीडिया रिपोर्ट्स गलत है और ये कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर था, उसको रेसिटिफाई कर दिया है। तो इंटेंशन तो नहीं लग रही कि 1% टीडीएस हटेगा। और 1% टीडीएस बेसिकली एक ऐसा, इसका इफेक्ट इस लेवल का है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर, अगर ट्रेडर अगर लंबे समय तक ट्रेड करता है, तो अल्टीमेटली जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। जब बहुत लंबे समय तक आप जब ट्रेडिंग करोगे और 1% टीडीएस के डिडक्शन करोगे हर ट्रेड पे, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि हर बारी की डिडक्शन पे 1% टीडीएस बहुत बड़ा एक टीडीएस अमाउंट है। जनरली इतना बड़ा टीडीएस नहीं होता, लेकिन इससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट ना कहीं इंडस्ट्री को डिस्करेज करना चाहती है। अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो ज्यादातर लोग इसमें एंटर ना करें, ज्यादा लुक्रेटिव नहीं करना चाहती इस इंडस्ट्री को, इसीलिए इसको जो ट्रीटमेंट दिया है 30% टैक्स का, वो गैम्बलिंग और स्पेकुलेटिव एसेट क्लास की तरह से ट्रीट किया है, लॉटरी की तरह ट्रीट किया है कि तो इसकी इनकम को, इसीलिए ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? ये इसलिए की जाती है कि अभी आपको उस इंडस्ट्री के अंदर उतना विश्वास नहीं है, उतनी आपकी कमिटमेंट नहीं है, उतना आपका फोकस नहीं है, और जब तक आपकी वो कमिटमेंट लेवल पूरी नहीं हो जाती, आप लोगों को डिस्करेज करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने से। और ये हो भी रहा है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एक्सचेंजेस के ऊपर ये साफ दर्शा रहे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर कमी आई है, न्यू यूजर्स के अंदर कमी आई है। क्योंकि जनरली कोई भी न्यू कमर होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि यार एक तरफ स्टॉक मार्केट है, एक तरफ ज़ेरोधा है, ग्रो है, जहां पे मैं स्टॉक्स के अंदर भी, आज की डेट में ना स्टॉक के अंदर भी ट्रेड करना बहुत आसान हो गया, पहले इतना आसान नहीं होता था। अब आप एप्लीकेशन ही तो है, तो सॉफ्टवेयर वही है, एप्लीकेशंस वही हैं, तो वो जो लोग क्रिप्टो को लुक्रेटिव देख रहे थे वो स्टॉक्स के अंदर फिर मूव कर जाते हैं। तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो इंटेंट है वो दिख रहा है, और गवर्नमेंट सक्सेसफुल भी हुई है उस इंटेंट में, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कमी आई है। एक सवाल काशिफ जो क्रिप्टो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल, वो ये है कि बिटकॉइन के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट में जो है वो क्या चल रहा है, वो तो आपने समझाया। अब स्पेसिफिकली बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है ये बताएं व्यूअर्स को। एक वक्त $100,000 की बात हो रही थी कि बिटकॉइन में बड़ा बूम आएगा, अब $20,000 पर आ गया है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद बिटकॉइन, एंड इस साल के एंड तक इसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है ये बताएं। देखिए, मार्केट में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये बता रहा है कि इस टाइम मार्केट अपने सबसे फियरफुल फेज पे है। मतलब जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, फियरफुल हो, तो उस समय पे ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस उसका रिफ्लेक्शन है। और काफी समय से ये फियरफुल है। और होता क्या है कि जब फियरफुल होता है, जबकि बिटकॉइन के सराउंडिंग काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप देखें, वहाँ पे फिडेलिटी एक कंपनी है जो कि 23,000 कंपनियों का रिटायरमेंट प्लान करती है यूएस के अंदर। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि अब जो एम्प्लॉयज हैं वो
रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर बिटकॉइन को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है और कुछ पोर्शन अपना कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बिटकॉइन में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन 23,000 कंपनीज के अंदर से किसी एम्प्लॉय ने टिक कर दिया कि हाँ जी मेरी एलोकेशन कर दो, तो सोचो उसकी एलोकेशन फिडेलिटी बिटकॉइन में कर देगी। इट्स लाइक अ प्रोविडेंट फंड कंपनी जो इंडिया में है ना अपनी, तो फिडेलिटी वहां पे ये काम वहां के लिए करती है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है यार, आप सोचो। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन प्राइस पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिखेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं दिखेगा कि चाहे आप ऑलरेडी जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो जाए, इस टाइम आपका फियरफुल सेंटीमेंट है। प्लस मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि ऑलरेडी आप अखबार उठाओ, आज किसी भी देश में आप अखबार उठा लो, मैं तो क्योंकि पूरे दुनिया के जो टॉप अखबार हैं, एक बार उनकी हेडलाइन जरूर देखता हूँ, और एबीपी के माध्यम से भी, एबीपी में काफी डिबेट्स होती हैं इन्फ्लेशन को लेके और रिसेशन को लेके भी डिबेट्स मैं देख रहा था आपके चैनल पे हो रही थी कि क्या रिसेशन सच है, क्या रिसेशन आ सकती है। जब इस तरह की डिबेट्स हो रही हैं और जो दुनिया के अंदर जो माहौल क्रिएट है, जनरली लोग कैश में रखना चाहते हैं या उस एसेट में रखना चाहते हैं जो हाईली लिक्विड हो और सेफ हो, जैसे कि गोल्ड। आप देख रहे होगे इन दिनों में गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड को सेफ हेवन की तरह माना जाता है। बिटकॉइन को भी आगे इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बिटकॉइन का नंबर इतना छोटा है, उसके अंदर यूजर्स इतने कम हैं कि अगर मैं गोल्ड के मार्केट कैप से इसको कंपेयर करूं तो गोल्ड 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और बिटकॉइन 600-700 बिलियन यूएस डॉलर है। तो उस कंपैरिजन को हम देखें, उस विड्थ को देखें, उस डेप्थ को देखें कि हाँ गोल्ड से इसको अभी कंपेयर करना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, जब इसका मार्केट कैप 8-10 ट्रिलियन हो जाएगा तो ये भी गोल्ड की तरह ही आपको एक हेज बन जाएगा जो इन्फ्लेशन और रिस्क के। बट अभी जो बेस्ट सिनेरियो ये लग रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, वॉलेटाइल एसेट से निकल के सेफ हेवंस या कैश में रहना पसंद कर रहे हैं। ओके, सो काशिफ, इस मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स को या फिर जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं उनकी बात करें तो उनको क्या सोचना चाहिए, कैसे मतलब उनको डील करना चाहिए, बने रहें, छोड़ दें या फिर क्या करें मार्केट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सबसे पहले तो जो नया इन्वेस्टर है उसको ये बोल के ये कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है और क्रिप्टो जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत बढ़िया हेज है। अगर आपका इन्फ्लेशन 8% है तो क्रिप्टो बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर ये किसी ने बोल के बताया है तो और आप ये सोच रहे हो कि मैंने परसों पैसे लगाए और अभी 6 महीने बाद कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वॉलेटाइल है, क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है वहां पे, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। अगर मैं ग्लोबली बताऊं, अकेला जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये 2-2 ट्रिलियन की कंपनीज है, तो 2 ट्रिलियन की एक कंपनी के मुकाबले आपका क्रिप्टो इज ओनली 3 ट्रिलियन। तो इससे क्या साबित होता है कि अभी कम लोग हैं, मतलब पूरे दुनिया में 221 मिलियन लोग ही हैं क्रिप्टो में। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इंडस्ट्री नई है। अगर आपको यहाँ पे ये बोल के भेजा गया है, किसी ने एडवाइस किया है कि इसमें लगा दे और ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 साल की आउटलुक के साथ एंटर करना चाहिए और कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए जो आपको अगले 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों को फीस जमा करनी होती है, कई लोगों के घर में शादी होती है, कई लोगों के घर में इलाज चल रहा होता है, वो क्या करते हैं, स्पेयर कैश को क्रिप्टो में डाल देते हैं। ऐसी बहुत कहानियां हमने सुनी है। ऐसा गलती कभी मत करिए। क्रिप्टो के अंदर वो पैसा डालिए जो आपको खोने का डर ना हो, क्योंकि कई बार यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो जीरो भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत क्रिप्टो में लगा दिया तो यहाँ जीरो भी हो जाता है। बहुत रिस्की फील्ड है, इस रिस्क को पहचानिए। यहाँ पे अगर बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज भी है, उनसे ज्यादा लॉस की स्टोरीज है। लॉस की स्टोरीज को पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे हमेशा मैं आपको सतर्कता के बरतिए। हमेशा आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपको खोने का डर ना हो। आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। ये इंडस्ट्री अभी नहीं है, हाँ आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएगी, और लेकिन उसमें वक्त लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है नए इन्वेस्टर से और या जो ऑलरेडी है इसमें, कि उतना पैसा मत लगाइए जितना आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते ही नहीं है और सारा पैसा अपना इसके अंदर लगा देते हैं। फाइन, सो ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है उनका असर बिटकॉइन पर पड़ता रहेगा। काशिफ, वैसे आपने ये समझाया था कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कैसे कॉइन्स और जो टोकन्स हैं उनके डेवलपमेंट्स उनमें जो है उनको ट्रैक करना है, बट आजकल लोग आईसीओ लेवल पर भी कॉइन्स जो है वो खरीद रहे हैं। सो आईसीओ क्या होता है और स्टेज में न्यू कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट करते हुए लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का मतलब होता है जैसे आईपीओज होते हैं, तो कोई कंपनी, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है,
और इस अमेजिंग सोल्यूशन को चलाने के लिए मुझे एम्प्लॉइज चाहिए, टीम चाहिए, मेरा एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं इनवाइट करता हूँ। ये मेरा वाइट पेपर है, मैं इसको रिलीज करता हूँ। प्रोस्पेक्टस को वाइट पेपर कहते हैं। ये मेरा वाइट पेपर है, ये आप चीजें देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ये मेरा एड्रेस है। इस एड्रेस पे आप इतना, ये मेरा टोकन है बेसिकली, तो अपने टोटल फंडिंग को एलोकेट कर देता है, डिवाइड कर देता है टोकन्स में। उन टोकन्स को वो एलोकेट कर देता है, कुछ टीम के लिए, कुछ एडवाइजर के लिए, कुछ मार्केटिंग के लिए और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स उन टोकन्स को बाय करते हैं इस उम्मीद में कि ये कंपनी का जो फाउंडर है, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मेरे टोकन का प्राइस एक्सचेंज पे जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये बेसिकली सिक्योरिटीज के अंदर आ जाता है। तो काफी सारे दुनिया के अंदर यही डिबेट चल रही है इस वक्त के जो आईसीयूज है, और जनरली उनको एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज जो इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे शेयर्स इशू होते हैं उसी तरीके से ये आईसीयूज भी। तो इसलिए आपको, क्योंकि आईसीयूज अनरेगुलेटेड है पूरी दुनिया में, आपको पहली बात आईसीयूज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, फ्रेश आईसीयूज के अंदर, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्योंकि आप बेसिकली अगर किसी अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को वो कंपनी भाग गई तो कोई रिकोर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अगर वो एंटिटी किसी बाहर देश में रजिस्टर्ड है और आप इंडिया में हो या कहीं, और आप अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ऑन फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जो आईसीयूज इसलिए भी रिस्की होते हैं क्योंकि इनके पीछे एक सेंट्रल एक एंटिटी होती है। कई बार देखा है कि उन फाउंडर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, कई बार फाउंडर्स कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो जहां पे भी ये सेंट्रल एंटिटीज होती हैं, एक दो फाउंडर्स होते हैं, तो आपको जब तक उनका बैकग्राउंड ही नहीं पता, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके सोल्यूशन को समझने की, तो क्योंकि काफी सारे सोल्यूशन B2B होते हैं, कुछ B2C होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट सॉल्व क्या करता है। कोई भी ऐसी चीज जहां आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि क्या आप करता है, कि इसके पीछे टीम कौन है, आपकी रिसर्च कमजोर है, आप फोमो में आके, जनरली लोग फोमो करते हैं कि यार पैसा डाल देते हैं यार। आईसीयूज में जनरली होता क्या है, एक्सचेंज पे जैसे ही वो टोकन्स आते हैं वो 2x 3x हो जाते हैं। तो ये पास्ट में देखा गया है मैक्सिमम, तो लोगों को फोमो ये होता है कि यार आज डाल दो, कल 2x हो जाएगा। अब वो जमाना गया, 2017 था आईसीयूज का जमाना। अब तो आईसीयूज आते भी नहीं है, और जो आते भी हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको जो मार्केट कैप के अंदर, आप कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको के अंदर जो टॉप 2-3 है कॉइन्स, उनके अंदर आप देखिए कि मेरे को एक एसआईपी के तौर पे, और उतना ही पैसा जितना आप खो सकते हैं उसको एसआईपी के फॉर्म में आप करें, तो आई थिंक ये सबसे राइट स्ट्रेटेजी होती है। इससे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। काशिफ, मैंने एक और बात देखी है इंडस्ट्री में कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना सेफ होता है और ऐसा करते हुए किन किन बातों को देखना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ, आज की डेट में इंडियन एक्सचेंजेस सक्षम है और मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे अच्छे टोकन्स होते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस का, क्योंकि उनको पता है कि वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं है, वो काफी कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं टोकन्स की ड्यू डिलीजेंस करके वो टोकन्स को लिस्ट करते हैं। जब इंडिया के अंदर टोकन्स अवेलेबल हैं तो बाहर जाने की जरूरत क्या है, पहली चीज। फिर भी अगर आप बाहर के एक्सचेंज पे जाते हैं तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, और उम्मीद करी जाती है कि ये गाइडलाइंस जल्दी ही क्लियर होंगी, उम्मीद की जा रही है कि कंसल्टेशन पेपर में इस पॉइंट को भी रखा जाएगा कि जो बाहर के वॉलेट्स में या बाहर के एक्सचेंजेस पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर आप डील कर रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका, क्या वो सही है गलत है। तो तब तक आप अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, एक नॉर्मली आप एक ट्रेडर नहीं है जिसको बहुत सारे कॉइन्स, बहुत फास्ट लिक्विडिटी, बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, आपके लिए इंडियन एक्सचेंजेस आर वेल सफिशिएंट। मैं हमेशा एडवाइज ये करूंगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पे केवाईसी करके वहीं पे ट्रेड करें। अब लास्ट में काशिफ, व्यूअर्स को आप ये बताओ कि Web3 क्या होता है? आजकल बड़ा बज़ है इस वर्ड के अराउंड, सो Web3 क्या होता है और उसका फ्यूचर क्या है, ये समझाएं। राइट, तो आप मेरी टी शर्ट में देख रहे हो एग्जैक्टली वहां से भी मैंने ये हैशटैग Web3 की दुनिया। तो ये बेसिकली Web3 क्या है कि जैसे हमारा पहले एक Web1 था, तो अगर आप 80s बॉर्न है और आपने वो डब्बा देखा होगा कंप्यूटर का जिसमें फ्लॉपी जाती थी, तो मॉडेम के थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट करते थे, एक सिंपल सा एक पेज आता था, जो वो पेज में लिखा होता था आप वो पढ़ते थे, 2-4 साइट्स होती थी, लिमिटेड एक्सेस था,
पढ़ सकते थे, लिख कुछ नहीं सकते थे, इंटरैक्ट नहीं कुछ कर सकते थे, लाइक नहीं कर सकते थे, आपको सिर्फ जो दिखाया जाता था इट वाज रीड ओनली इंटरनेट दैट एरा। धीरे धीरे हम 2005 के आसपास आए, तो हमारे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और कोडिंग लैंग्वेज में बदलाव आया, चीजें बदली, इंटरनेट का स्पीड बेटर हुआ, वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर हम जो इंटरनेट को देखते थे, जो जो एप्लीकेशंस को देखते थे, अब उनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते थे। हम फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते थे, हम कमेंट कर सकते थे, हम ऑर्कुट पे जाके लिख सकते थे, हम गूगल पे हमारी सर्च इंप्रूव हो गई। हम हमारा हमारा इंटरनेट अब हमसे इंटरैक्ट कर रहा था, टू वे कम्युनिकेशन हो गया था। मैं लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, पब्लिकेशंस लिख रहा हूँ, ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मैं ईमेल कर रहा हूँ। तो ये वेब 1 से वेब 2 की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फर्क सिर्फ इतना है, वेब 2 के अंदर जब मैं एप्लीकेशंस को एक्सेस करना चाहता था, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोला अगर मुझे एक्सेस करना है तो अपना ईमेल एड्रेस दो, अपना फोन नंबर दो, अपना लोकेशन दो, अपना जेंडर बताओ, और तुम कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो। उसने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, और उस इंफॉर्मेशन का हमने देखा कि गलत इस्तेमाल भी किया बड़ी कंपनीज ने, और जिसके पीछे मूवीज भी बनी, कंट्रोवर्सीज बनी। वहां से लोग जागरूक हुए अपनी प्राइवेसी को लेके और उसके लिए। और कुछ इस वेब 2 के अंदर ना सिर्फ कुछ चंद कंपनियों ने एक कॉन्ग्लोमरेट बना लिया, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स सब वैनिश कर गए। इसीलिए आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कुछ चंद कंपनीज ही हैं, लिमिटेड नंबर में। इस इंटरनेट के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, क्योंकि इंसानियत ना कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, इंसानियत का काम है प्रोग्रेस करना। इंसानियत वेब 1 पे रुकी नहीं, वेब 2 पे आई, वेब 2 पे रुकेगी नहीं ना। वेब 2 के चैलेंजेस को एड्रेस करके वेब 3 आया। वेब 3 का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वो इंटरनेट है जिसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और इसको आप ओन भी करते हो। तो बेसिकली जो ये एप्लीकेशंस हैं इनको लोग मिलके चलाते हैं। और लोग कैसे मिलके चलाते हैं? लोग इसको जो गवर्नेंस मॉडल के थ्रू मिलके चलाते हैं। सो बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस है वहां पे आपको एक तो अपना प्राइवेट डेटा नहीं देना पड़ता उनको एक्सेस करने के लिए, प्लस आप उसके ओनर भी बन सकते हो। उस एप्लीकेशन के आप ओन कर सकते हो। ओन कैसे कर सकते हो? उसकी जो हिस्सेदारी है उसको आप टोकन्स के फॉर्म में ओन करते हो। उन टोकन्स का क्या रोल है? सो बेसिकली अगर कल को फेसबुक डिसेंट्रलाइज होता है, कहता है मैं वेब 3 के अंदर बनाना चाहता हूँ फेसबुक, तो फेसबुक कल को कोई एप्लीकेशन के अंदर चेंज करना चाहता है तो उसको वोटिंग करवानी पड़ेगी। वोटिंग कौन करेंगे? जिनके पास उसका टोकन होगा। तो टोकन जिनके पास होगा वो वोट करेंगे, तो ही उस एप्लीकेशन के अंदर, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, वोट ज्यादा गए चेंज के लिए तो एक्सेप्ट हो गया, और अगर वोट अगेंस्ट में गए तो रिजेक्ट हो गया। ये पावर है ओनर्स की, और बिना अपना कुछ प्राइवेट डेटा दिए हुए, और प्लस वो उसको ओन भी करते हैं, उसको उसके अंदर उसको एक्सेस करने के लिए भी वो टोकन चाहिए होता है। तो उससे क्या होता है कि वो जब नेटवर्क ग्रो करता है, उसके ऊपर जब नेटवर्क इफेक्ट आता है, तो जो टोकन होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। टोकन होल्डर इज लाइक ओनिंग अ पार्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन, दैट इंटरनेट, राइट? तो ये डिफरेंस है वेब 3 का, कि वेब 3 में आप इंटरनेट को ओन करते हो, वेब 2 में आप ओन नहीं करते लेकिन इंटरैक्ट करते हो, उसका यूज लेते हो, लेकिन अपना कुछ देते हो। क्या देते हो? प्राइवेट डेटा देते हो। और वेब 1 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। सो थैंक्स काशिफ फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइम। अगर आपके पास भी, व्यूअर्स के पास क्रिप्टो से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली वीडियोस में मैं उनके जवाब आपके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।